एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देखेंगे कि जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का है। तो पहले ऐसा करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और किस तरह से कैलकुलेट होता है ना, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट के कोर में है। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से आपको ये आइडिया तो लग रहा होगा कि एक सिमिलर चीज हम कर चुके हैं पहले। तो अपन ने एक सिमिलर कॉन्सेप्ट किया था पहले, उसको हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वो किस तरह से डिफाइंड था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड था आपका ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस। ठीक है। इसमें क्रूशियल पार्ट क्या था कि ये एक 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस पे डिफाइंड था। ठीक है। उसका मतलब हुआ कि जैसे हम फ्लक्स जब कैलकुलेट करते थे तो 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस होता था, उसको लेते थे और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलिए ठीक है, जो ds का डायरेक्शन है वो क्रूशियल होता था। और ds का डायरेक्शन हम क्या लेते थे कि इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर होना चाहिए, पर परपेंडिकुलर तो 2 डायरेक्शन हो सकते हैं, एक नीचे का डायरेक्शन भी और एक ये ऊपर का डायरेक्शन भी। तो जो डायरेक्शन क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा होता था उसको ds का डायरेक्शन मानते थे, जो अंदर जा रहा है परपेंडिकुलर उस वेक्टर को नहीं मानते थे। ठीक है। अच्छा, और ये क्लोज सरफेस पे इंटीग्रल क्यों करते थे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को हम यूज करते थे गॉस लॉ में, और गॉस लॉ में यूज करके क्लोज सरफेस में जो चार्ज होता था उसकी क्वांटिटी हम पता करते थे। ठीक है। तो इसलिए जो है वो वहां पे ये इंटीग्रल हम क्लोज सरफेस पे करते थे। तो इसको ध्यान में रखें। अब मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं किस तरह से डिफाइंड है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका डिफाइंड है फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डी ए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज देखें कि ये क्लोज सरफेस पे डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ओपन सरफेस के थ्रू यदि मैग्नेटिक फील्ड पास करती है, ओपन सरफेस क्या हुआ, जैसे ये फ्लैट प्लेट टाइप का सरफेस हो गया। ठीक है। हमने इस तरह का एक सरफेस ले लिया, उसमें से जितनी मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है ना, ये उसका मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है। उसके लिए सरफेस का क्लोज होना जरूरी नहीं है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में जो दोनों वेक्टर हैं इसको देखते हैं ध्यान से। भाई पहला वेक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है। और दूसरा वेक्टर जो है वो dA है, जो कि इस ds का इक्विवेलेंट है। ठीक। तो अब हो गया कि ds का डायरेक्शन हम क्या लेते हैं। तो इस केस में भी अब जैसे dA हुआ तो इस सरफेस के लिए dA जो है वो एक छोटा सा कंपोनेंट हो गया इस सरफेस का। ये तो हमने फ्लैट सरफेस ले लिया, तो सारे जितने dA हम लेंगे सबका डायरेक्शन सेम ही आ जाएगा। बट यदि हम कोई कर्व टाइप का सरफेस लेते इस टाइप का, तो अलग अलग dA का अलग अलग डायरेक्शन आ जाता। ठीक है। पर अभी तो हमने सेम ही लिया। तो अब ये जो dA तो वेक्टर के फॉर्म में हमने डिफाइन किया है, तो इसमें हम dA वेक्टर को लेते हैं, ये जो dA एलिमेंट हमने लिया उसके परपेंडिकुलर। ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर जो है 2 साइड के हो सकते हैं, एक ये साइड हो सकता है और एक परपेंडिकुलर तो नीचे के साइड भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में हमने क्या किया था कि जो परपेंडिकुलर सरफेस के अंदर जा रहा हो उसको हम नहीं लेते थे। ठीक है। जो वर्टिकली बाहर आ रहा हो उसी को लेते थे। यहाँ क्लोज सरफेस है नहीं, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो इसमें है ना बाय कन्वेंशन, और उसका रीजन है, हम लोग जब फैराडे लॉ करेंगे ना तो उस टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज किसी भी सिचुएशन को हम एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें dA का वो डायरेक्शन लेते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ में उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम। जैसे ये वाला केस हो गया, तो इस केस में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है। अच्छा, जो ये वाला dA है इसको सपोज मैं dA1 बोलता हूँ, है ना, ये वेक्टर, इसका और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। और सपोज इस वेक्टर को मैं dA2 वेक्टर बोलता हूँ, इसका और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है ना, इसको यदि मैं यहां बना दूं इस वेक्टर को, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है। ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 180। तो हम कौन सा वाला dA लेंगे? ये वाला dA लेंगे। ठीक है। अब जैसे सपोज मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दूं,
अब जैसे इस सरफेस को मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया और एक डीए एलिमेंट हम यहाँ लेते हैं, तो इसमें जो डीए का डायरेक्शन जो है वो सपोज एक डायरेक्शन ये हो गया और एक डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। तो अपने पास में दो एंगल आ गए, एक ये एंगल आ गया और एक ये एंगल आ गया, ठीक है। तो हम कौन सा वाला एंगल लेंगे? ये एंगल थीटा लेंगे, ठीक है। पर इसमें एक चीज ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ले लिया, ठीक है, इस सरफेस में सपोज हमने डीए का ये डायरेक्शन ले लिया, अब इसको तो भाई इस सरफेस को तो हम 180 डिग्री भी तो घुमा सकते हैं, ठीक है। तो जब अब ये 180 डिग्री घूम करके मतलब बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तब जाकर के डीए का डायरेक्शन जो है फिर वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें नहीं ऐसा है कि मतलब हर केस में ही 90 डिग्री से कम रहना चाहिए। एक बार आपने एक डायरेक्शन फिक्स कर दिया, जो इनिशियल डायरेक्शन मैंने बोला था, तो इनिशियल डायरेक्शन एनालिसिस के लिए हम वो लेते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड हो एज फार एज पॉसिबल। और उसके बाद में यदि हम रोटेट कराना शुरू करें इसको, सरफेस को, उसके बाद में जो भी एंगल आएगा फिर वो एंगल आएगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल डायरेक्शन। तो इसको ध्यान में रखें। तो अब देखते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये फ्लैट सरफेस अपन ने ले लिया, ठीक है ना, और इस फ्लैट सरफेस का टोटल एरिया सपोज ए है, तो इस पे फाई भी कितना होगा? फाई भी हो जाएगा बी डॉट डी ए, ठीक है। अब चूंकि ये फ्लैट सरफेस है तो हर एक डीए का डायरेक्शन सेम है ना, ऊपर के डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में दोनों के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और डीए के बीच में क्या एंगल है? 0 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी डी ए कॉस 0, ठीक है। तो कॉस 0 तो 1 हो गया और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ले सकते हैं, तो ये डी ए हो गया, कितना हो गया? बी ए हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस सरफेस जो फ्लैट सरफेस है और जिसका ओरिएंटेशन इस तरह से है जैसा अपन ने बनाया, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके थ्रू बी ए पास कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, इस एरिया को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, एंगल थीटा टिल्ट कर देते हैं और फिर निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हमने टिल्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब और ये सपोज एंगल जो है वो एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो जो डीए का जो डायरेक्शन था हर केस में ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। और ये भी वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का यही डायरेक्शन है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया के अलोंग होगा वो कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इस तरफ यदि हम बनाएं तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अपने को जो दो कंपोनेंट्स एक डायरेक्शन में है उसी को देखना है। तो इस केस में फाई बी कितना हो जाएगा? बी डॉट डी ए, फ्लैट सरफेस है, हर डीए का जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी डी ए कॉस थीटा, ठीक है, इंटीग्रल। और इसमें बी और कॉस थीटा जो है वो कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहे। डी ए, तो ये कितना हो गया? बी ए कॉस थीटा, ठीक है, इस केस में। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इस सरफेस को 90 डिग्री टिल्ट कर देते हैं, ठीक है, तब देखते हैं फ्लक्स कितना आता है। ये हमने 90 डिग्री टिल्ट कर दिया इसको, ठीक है। ए का डायरेक्शन क्या हो गया? ए का डायरेक्शन ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। ए का डायरेक्शन ये है ना, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है तो है ना, डी ए नहीं, सीधा ए ही लिख दिया अपन। तो ये क्लियर है ना। फाई बी जो है वो इस केस में कितना आ जाएगा? क्योंकि cos 90 0 है तो फाई बी जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है उसके वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों आपस में, है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स उस एरिया के थ्रू
कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल करते हैं, है ना, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे एक वायर लिया, उसमें हमने करंट इस डायरेक्शन में I पास कर रहा है, और ये कोई एक सरफेस ले लिया जिसका विड्थ जो है वो A है और लेंथ B है, और ये सरफेस जो है वो इससे वायर से d डिस्टेंस दूरी पे है। ठीक है। तो वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सरफेस में इस डायरेक्शन से पास होगी, ये तो हमको मालूम। राइट हैंड थंब रूल यदि लगाएं तो इस डायरेक्शन में पास होगी, और किसी भी एक जनरल डिस्टेंस r यदि अपन ले लें यहाँ पे, इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी B = μ0I अपॉन 2πr। ठीक है। फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट वायर, ये अपन निकाल चुके हैं पहले। तो अपने को करना क्या है, फ्लक्स निकालना है। B डॉट dA। ठीक, B तो ये आ ही गया। अच्छा, B का डायरेक्शन भी अपने देख लिया, पेपर के थ्रू है अंदर की तरफ। अब dA लेते हैं, एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं dA का, एरिया का एक पोर्शन लेते हैं, वैसा पोर्शन ले रहे हैं जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। ठीक है। तो ये पोर्शन अपन ने ले लिया। ठीक है, ये पोर्शन ले लिया, इसकी थिकनेस जो है वो dr ले लेते हैं। अच्छा, इसका डायरेक्शन जो है वो हम मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में ले रहे हैं। ठीक है। तो इसका डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर तो लेना ही है ना, परपेंडिकुलर लेना ही, तो परपेंडिकुलर में हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हम ले रहे हैं। ठीक है। तो dA का डायरेक्शन भी पेपर के थ्रू ही हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0। तो थीटा जो है वो 0 डिग्री हो गया। ठीक है। तो अब लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड μ0I अपॉन 2πr, है ना। dA कितना हुआ, B × dr। ठीक है, ये B और ये dr, और cos 0। ठीक है। तो ये हो गया आपका μ0 B by 2π μ0 I B अपॉन 2π dr by r, और कहां से कहां तक, D से लेकर D + A तक, D से D + A। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, μ0 I B by 2π ln D + A अपॉन D। ठीक है। ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इस एरिया से पास कर रहा है, इस एरिया के थ्रू पास कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो इंटीग्रेट करके हमने निकाला। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो है वो वेबर है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे उनके नाम पे, और 1 वेबर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना। 1 वेबर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। तो ये यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की।